everyone. Welcome to G Root Academy. I am Kritika Bhasin. As in the previous classes, we discussed about cell cycle and cell division and the difference between mitosis and meiosis, and also discussed about cell anatomy and physiology, right? In this class, I am to go with some MCQs. मैं MCQs ही लेके चलूँगी इस क्लास में, और MCQs में अपन देखेंगे कि बच्चे किस तरीके से आपके जो नर्सिंग एंट्रेंस है, नीट का जो एग्ज़ाम है, या फिर जो पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर एंट्रेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायोलॉजी से, वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, अपन इस क्लास में उस पर फोकस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला MCQ अपन लेते हैं और वो हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। हु डिस्कवर्ड द टर्म मियोसिस, कि जो टर्म मियोसिस है वो किसने डिस्कवर्ड करी, है ना। पहला ऑप्शन है सेक्लिडन एंड सेक्वान, दूसरा है ऑस्कर हर्टविग, थर्ड है दैट इज फार्मर एंड मोरे, एंड फोर्थ इज नन ऑफ दीज। तो ध्यान दीजिए, जो मियोसिस है वो सबसे पहला जो डिस्कवर्ड किया गया था, ठीक है। वो जो मियोसिस है वो किसने डिस्कवर्ड किया था? मियोसिस डिस्कवर्ड किया गया था फार्मर एंड मोरे ने, ठीक है। समझ में आया? सेक्लिडन एंड सेक्वान का किसके अंदर रोल था? किसमें रोल था? सेल थ्योरी के अंदर। उन्होंने सेल की डेफिनेशन भी दी थी, ये अपन ने पहले पढ़ा था। ऑस्कार हर्टविग ने सबसे पहला ऑर्चिन एग के अंदर देखा था मियोसिस कैसे होता है। किसके अंदर देखा था? ऑर्चिन एग के अंदर देखा था उन्होंने कि मियोसिस कैसे होता है। कब? 1876 के अंदर। कब देखा था? 1876 के अंदर देखा था, और इन्होंने सबसे पहले बताया था किसके बारे में? मियोसिस के बारे में। लेकिन जो सबसे पहला जो टर्म है, जैसे पूछते हैं ना हु कॉइन्ड द टर्म, तो जो टर्म है वो किसने डिस्कवर्ड की? मियोसिस की फार्मर एंड मोरे ने डिस्कवर्ड की। क्लियर है इस क्वेश्चन का, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया? अपन ने पहले भी ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, आपको वो भी समझ आए होंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज ऑब्जर्व्ड इन। लास्ट क्लास में पढ़ा था बच्चों कि कंडेंसेशन कौन से उसमें देखने को मिलता है? माइटोसिस के प्रोफेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, प्रोफेज के अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो क्या हो जाते हैं? कंडेंस्ड हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स क्या हो रहे थे? कंडेंस्ड हो रहे थे, ठीक है। कंडेंस्ड हो रहे थे, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो क्या हो रही थी? रप्चर हो रही थी। कि यस मैम, आपने बताया था कि प्रोफेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स थे वो क्या हो रहे थे? कंडेंस्ड हो रहे थे, जिसकी मदद से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रप्चर हो रही थी, और अपन उसको क्या बोल रहे थे? कैरियोकाइनेसिस अपन उसको बोल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूं कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। क्लियर है कि कौन सा देखने को मिलता है? क्रोमोसोम्स कंडेंस कौन से फेज में देखने को मिलते हैं? प्रोफेज फर्स्ट में देखने को मिलते हैं, एनाफेज में नहीं देखने को मिलते हैं, मेटाफेज में नहीं देखने को मिलते, और नन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका आंसर क्या हो गया? प्रोफेज फर्स्ट इसका आंसर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखो क्लियर है ना क्वेश्चन? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? न्यूक्लियर डीएनए रेप्लिकेट्स इन द डैश फेज। कि कौन से फेज के अंदर न्यूक्लियस जो है अपने आप को रेप्लिकेट करता है। अपन ने पढ़ा था कि जो सेल साइकिल है वो G1 से स्टार्ट होती है, और फिर S फेज में चली जाती है, फिर G2 फेज में चली जाती है, और फिर M फेज के अंदर चली जाती है। ये अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सबसे पहले G1 फेज आती है, फिर S फेज आती है, फिर G2 फेज आती है, फिर M फेज आती है। ये पढ़ा था, और उसके बाद में एक एक्स्ट्रा पढ़ा था अपन ने, दैट इज G नोड, ठीक है। इस G नोड के अंदर क्या होता है? जितने भी सेल्स हैं जो अपने आप को फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं, वो रेस्टिंग फेज के अंदर चले जाते हैं। किसके अंदर चले जाते हैं? रेस्टिंग फेज के अंदर चले जाते हैं। कि डियर स्टूडेंट, जब भी सेल क्या हो गए, अपने आप को एक बार डिवाइड कर चुके हैं, बन चुके हैं एक बार, ठीक है, एक बार बनने के बाद में वो फिर कभी डिवाइड नहीं करते अपने आप को, वो इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं। और वो कौन सी फेज में रहते हैं? G नोड फेज में रहते हैं। जैसे कि न्यूरॉन्स, जैसे कि एग्जाम्पल न्यूरॉन्स, जितने भी न्यूरॉन्स हैं
वो हमेशा जी नोड फेज में रहेंगे। जैसे कि हार्ट के सेल्स जो हैं वो सब भी कौन सी फेज के अंदर रहेंगे, जी नोड फेज के अंदर रहते हैं। ठीक है, कि वो एक बार बनने के बाद में दोबारा नहीं बनते। समझ में आया? कि जैसे कहते हैं ना कि एक बार सर में लग गई तो फिर वापस से बहुत टाइम लग जाता है रिकवर होने में, और अगर सीवियर डैमेज हुआ है तो वो डैमेज ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो सेल बच्चे जब एक बार बन जाते हैं ना उसके बाद वापस से नहीं बनते, वो इनएक्टिव रहते हैं। ठीक है, कैसे रहते हैं? इनएक्टिव रहते हैं, है ना। तो वो सेल्स हमेशा कौन सी फेज में रहेंगे, जी नोड फेज में रहेंगे, रेस्टिंग फेज में रहेंगे, और इसी फेज को क्वेश्चन फेज भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आया हुआ है आपके क्लास 2019 में आया था नीट के अंदर कि जी नोड फेज को क्या बोला जाता है, रेस्टिंग फेज भी बोला जाता है, साथ साथ में इसको क्वेश्चन फेज भी बोला जाता है। तो न्यूक्लियर का डीएनए का रेप्लिकेशन कौन से फेज में देखा था अपन ने लास्ट क्लास में? एस फेज के अंदर देखा था कि यस मैम आपने बताया था कि जो डीएनए है वो अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है कौन सी फेज के अंदर? एस फेज के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो गया? द एस फेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द लॉन्गेस्ट स्टेज इन द सेल साइकिल इज। लॉन्गेस्ट स्टेज पूछ ली सेल साइकिल की। अपन ने बात करी थी कि जो सेल साइकिल है वो कितने फेज में बटी हुई? दो में, एक इंटरफेज में और एक एम फेज के अंदर। एम फेज में 4 पार्ट्स आ रहे थे, इंटरफेज के 3 पार्ट्स थे, दैट इज G1, S और G2। ठीक है, इंटरफेज 23 मिनट्स ले रहा था और एम फेज जो है सिर्फ और सिर्फ 1 आवर ले रहा था। क्वेश्चन में पूछा किसका? कंप्लीट सेल साइकिल का पूछा है। देखो एम फेज का अगर पूछा जाता सबसे शॉर्टेस्ट तो एनाफेज होता। ठीक है, और सबसे जो लॉन्गेस्ट है एम फेज में वो प्रोफेज है। क्लियर है? इसमें सेल साइकिल का पूछ लिया कंप्लीट। ठीक है, तो कौन सा फेज हो जाएगा? इंटरफेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनाफेज सेल साइकिल में सबसे शॉर्टेस्ट होती है। कौन सी होती है? सबसे शॉर्टेस्ट फेज होती है ये एम फेज में। समझ में आ रहा है? और मेटाफेज अलग हो जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश स्टेट इंप्लाइज द एग्जिस्ट ऑफ सेल फ्रॉम द सेल साइकिल। देखो इसमें इस फ्रॉम को काट दो। द डैश स्टेट, ऐसा कौन सा स्टेट है जो ये इंप्लाई करता है कि जो सेल का एग्जिस्ट हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जिस्ट ऑफ सेल कौन सी फेज के अंदर देखने को मिलेगा? सेल साइकिल में। ठीक है, समझ में आ रहा है कि सेल साइकिल में कौन सी फेज के अंदर सेल का एग्जिस्ट देखने को मिलेगा। तो देखो ध्यान दो कैसे। देखो जब एक बार सेल साइकिल किसके अंदर चला गया? G1 में चला गया, मतलब वो एक्टिव होता है इसके अंदर। कैसा होता है? एक्टिव होता है। फिर S में जाता है, फिर G2 के अंदर जाता है, फिर M फेज के अंदर चला जाता है। ठीक है, यहाँ से लेके सेल अपने आप को कंटिन्यूसली डिवाइड करता 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 किसके अंदर चला गया? टी टेलोफेज में चला गया, और टीलोफेज के अंदर डॉटर सेल बन गए। कितने? 2 बन गए माइटोसिस के अंदर। ये अपन ने पढ़ा था कि G1 से स्टार्ट हुआ सेल और कहाँ पे चला गया? एम फेज में चला गया, और एम फेज के टीलोफेज में जाके वो डॉटर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ऐसे सेल्स जो क्या होते हैं दोबारा डिवाइड नहीं करते अपने आप को, या दोबारा डिवाइड नहीं हो पाते हैं, वो कौन सी फेज में चले जाते हैं? जी नोड फेज में चले जाते हैं। कौन सी फेज में चले जाते हैं? दैट इज जी नोड फेज में चले जाते हैं। जिस जी नोड फेज का दूसरा नाम है, जी नोड फेज का दूसरा नाम है दैट इज एग्जिट ऑफ सेल। क्या देख बोला जाता है? एग्जिट ऑफ सेल भी बोला जाता है कि जो सेल है वो अपने आप को सेल साइकिल से एग्जिट कर लेता है। दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ध्यान दीजिए, जिसमें सेल अपने आप को क्या कर लेता है? एग्जिट कर लेता है। तो कौन सी फेज आ गई? राइट आंसर क्या हो गया? जी नोड फेज इज दी एग्जिट फेज। कौन सी है? एग्जिट फेज है, एग्जिट फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का एग्जिट फेज है ये। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्लियर है कि जो जी नोड फेज है वो एग्जिट फेज है सेल साइकिल का। क्लियर हुआ? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो डीएनए
क्या बोला क्वेश्चन के अंदर, डीएनए सिंथेसाइज अकर ड्यूरिंग, डीएनए का सिंथेसाइज कब होता है, कौन सी फेज के अंदर होगा, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। ठीक है, कौन सी फेज के अंदर होगा, क्या इंटरफेज के अंदर होगा, क्या प्रोफेज के अंदर होगा, क्या मेटाफेज के अंदर होगा, क्या एनाफेज का होगा। तो देखो अपन ने सेल साइकिल को कितने में बांटा था, दो में बांटा था। एक बांटा था इंटरफेज के अंदर, ऐसे बांटा था, फर्स्ट इंटरफेज के अंदर बांटा था सेल साइकिल को, और दूसरे बार में बांटा था अपन ने सेल साइकिल को एम फेज के अंदर। इसी तरीके से डिवाइड किया है सेल साइकिल को, राइट। सेल साइकिल का जो इंटरफेज है उसमें देखा था कि इसके कितने स्टेप्स होते हैं, 3, G1 एस फेज और G2 फेज। ठीक है, और इसके कितने फेज होते हैं, एम फेज के, दैट इज पी मैट, ये देखा था। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डीएनए का सिंथेसिस कौन से फेज के अंदर होता है, एस फेज के अंदर होता है, यहीं पे होता है, यही पढ़ चुके हैं अपन कि डीएनए का सिंथेसिस कौन से फेज में होगा, एस फेज के अंदर होता है। तो एस फेज किसका पार्ट हो गया, इंटरफेज का पार्ट हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा, इंटरफेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कि नहीं मैम प्रोफेज में नहीं होता, मेटाफेज में नहीं होता, एनाफेज में नहीं होता, क्योंकि ये तीनों तो किसके पार्ट हो गए, एम फेज के पार्ट हो गए। डीएनए का सिंथेसिस इंटरफेज के अंदर देखने को मिलता है। क्लियर है, ओके, क्लियर है क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग, डीएनए का रेप्लिकेशन कब देखने को मिलता है। क्वेश्चन वही आ रहे हैं, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। ये एमपी पीएमटी में देखा गया है क्वेश्चन, ठीक है, कंटिन्यू क्वेश्चन आया देख लो, और सीपीएमटी में भी देखा गया है। क्लियर है, सीपीएमटी में भी देखा गया है, और एमपी मध्य प्रदेश प्री मेडिकल टेस्ट के अंदर में देखा गया है, और सीपीएमटी के अंदर ये क्वेश्चन देखा गया है। ठीक है, जिसमें कॉमन प्री मेडिकल टेस्ट के अंदर देखा गया है ये वाला डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग। ओके, तो डीएनए रेप्लिकेशन कौन से में देखने को मिलता है, एस फेज में देखने को मिलता है, G1 में नहीं देखने को मिलता है, G2 में नहीं देखने को मिलता, प्रोफेज में नहीं देखने को मिलता। अपन ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि कैसे वापस से समझ लेते हैं कि G1 के अंदर तो फर्स्ट गैप फेज है, उसके अंदर सेल क्या कर रहा है, अपने आप को ग्रोथ कर रहा है, ऑर्गेनिज्म का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। फिर एस फेज आ जाती है, एस फेज के अंदर डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है। फिर G2 फेज आ जाती है, G2 फेज के अंदर जो सेल क्या करता है, अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है फॉर द माइटोसिस, और फिर वो माइटोसिस फेज में चला जाता है, और माइटोफेज में जाने के बाद में वो दो डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर कन्वर्ट हो जाता है इन द टीलोफेज। क्लियर है ये क्वेश्चन, क्लियर है क्वेश्चन कि डीएनए का रेप्लिकेशन कब देखने को मिलेगा, एस फेज के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन सेल साइकिल, कि सेल साइकिल का करंट सीक्वेंस बताओ। क्वेश्चन आया गया है एम्स में, सीपीएमटी में, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, देखो अपन को पता है बच्चों, सबसे पहले G1 फेज आती है, फिर एस फेज आता है, फिर G2 फेज आता है, पढ़ चुके हैं मैम, बिना देखे कराएंगे। G1 फेज आता है, देख कर करके आना है, गलती नहीं करनी है। ठीक है, सबसे पहला G1 फेज, फिर एस फेज, फिर G2 फेज, और फिर लास्ट में एम फेज। तो राइट कौन सा हो गया, G1 एस G2 एम, राइट हो गया। देख लेते हैं, बाकी को भी देख लेते हैं। G1 आ गया, फिर G2 नहीं आता। ठीक है, एम फेज तो स्टार्ट होता ही नहीं है, G2 से भी स्टार्ट नहीं होता, तो ये तो क्या हो गए, गलत हो गया। राइट आंसर कौन सा हो गया, this one is the right answer of this question, and this is also repeated question for your entrance examination. ठीक है, like NEET examination, like other paramedical examination. तो डियर स्टूडेंट, जी रूट एकेडमी में आपको बिल्कुल बेस से पढ़ाया जाता है, इसलिए मैंने आपकी क्लासेस सीक्वेंस वाइज कराई हैं कि सबसे पहले सेल क्या होता है, सेल कैसे डिवाइड होता है, किस किस सेल के अंदर देखने को मिलेगा, सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं, जर्म सेल्स क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन ने सेल साइकिल, सेल डिवीजन पढ़ी माइटोसिस की, और उसी के बेसिस पे अपन क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। एक बार और ध्यान दीजिए, माइटोसिस और मियोसिस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, वो माइटोसिस का है। क्लियर है, तो जी रूट में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पढ़ाया जाता है डियर स्टूडेंट।
यहाँ पर प्रॉपर कंटेंट आपको दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिसीजन फॉर सेल डिवीजन अकर इन, कि सेल डिवीजन का डिसीजन कौन से फेज में लिया जाएगा। तो ध्यान दो, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले कौन सी फेज आती है, G1 फेज आती है, जिसको एक्टिव फेज भी बोला जाता है। कौन सा फेज बोलते हैं, एक्टिव। उसके बाद में जो स्टेप आती है वो आती है आपकी एस फेज। कौन सी आती है, दैट इज एस फेज आती है। उसके बाद में कौन सा आ जाता है, G2 आ जाता है और फिर एम फेज आ जाता है। यही अपन ने अभी तक डिस्कस करते आए हैं। ठीक है, एम फेज के बाद में जब सेल क्या हो गया, एक बार डिवाइड हो गया है, अगर उसको फर्दर डिवाइड नहीं होना तो वो किस में चला जाता है, G0 फेज में चला जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई कि सबसे पहले G1 में जाएगा सेल, फिर एस फेज में जाएगा, फिर G2 में जाएगा, फिर एम में जाएगा, और अगर वो डिवाइड होने के बाद में फर्दर डिवाइड नहीं हो पाता तो वो G0 फेज में चला जाता है, जिसको अपन रेस्टिंग फेज और क्वेश्चन फेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया क्वेश्चन में, द डिसीजन फॉर सेल डिवीजन अकर्स इन, कि सेल डिवीजन का डिसीजन कौन सी फेज में देखने को मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो आपकी G1 फेज है, ये G1 जो फेज है इसके अंदर ही देखने को मिलेगा सेल डिवीजन का डिसीजन, कि यस सेल इज गोइंग टू बी डिवाइड फर्दर, क्योंकि जब सेल G1 में चला गया तो वो डिवाइड होकर ही बाहर निकलेगा, और अगर G2 में G नोड में रहेगा तो सेल डिवाइड नहीं होगा, G1 में जाते ही सेल क्या होगा, डिवाइड ही होगा। क्लियर है, G1 में जाते ही सेल ये डिसाइड कर देगा कि वो क्या हो रहा है, डिवाइड होने जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम विथ विजिबल सेंट्रोमियर्स अकर ड्यूरिंग, कि क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन कब देखने को मिलता है। एंड दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन इन MPPMT, मध्य प्रदेश प्री मेडिकल टेस्ट का रिपीटेड क्वेश्चन है ये। इसमें देखने को मिलता है कि किसमें पूछा है कि कंडेंसेशन क्रोमोसोम का कौन सी स्टेज में देखने को मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था कि जो कंडेंसेशन है अपन ने पढ़ा था कि G1 फेज के अंदर क्या होता है, S फेज के अंदर क्या होता है, G2 फेज के अंदर क्या होता है, और M फेज के अंदर क्या होता है पढ़ा। M फेज के अंदर अपन ने सबसे पहला पढ़ा प्रोफेज, जिसके अंदर कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है, और कैरियोकाइनेसिस किसकी वजह से हो रहा है, क्रोमोसोम के कंडेंसेशन की वजह से हो रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोफेज तो है नहीं, तो प्रोफेज किसका पार्ट है, एम फेज का पार्ट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, द राइट आंसर इज एम फेज। क्लियर है कि G1 फेज में कोई कंडेंसेशन देखने को नहीं मिलता, G2 फेज में कोई कंडेंसेशन देखने को नहीं मिलता है, एस फेज में भी कोई कंडेंसेशन देखने को नहीं मिलता। कंडेंसेशन देखने को मिलता है सिवाय एम फेज के प्रोफेज के अंदर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोकाइनेसिस इज, एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लासेस, कि कैरियोकाइनेसिस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का रप्चर होता है। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का रप्चर होता है, और साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या होगा, टीलोफेज में जो दो डॉटर सेल्स बन रहे थे उसके अंदर क्या हो जाएगा, जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाता है। तो क्या साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या होता है डियर स्टूडेंट, डिवीजन देखने को मिलता है। किसका, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है किसके अंदर, साइटोकाइनेसिस के अंदर। तो ऑप्शन क्या है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, नहीं, न्यूक्लियस का डिवीजन देखने को नहीं मिलता साइटोकाइनेसिस में। डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स का भी देखने को नहीं मिलता, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को देखने को मिलता है, और नन ऑफ अबव तो है नहीं क्योंकि अपन को राइट आंसर मिल चुका है। क्लियर है, तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, और उसको क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। और ये साइटोकाइनेसिस या डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कौन से फेज के अंदर देखने को मिलता है, टेलोफेज के अंदर देखने को मिलता है। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट, हिस्टोन प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन,
कि हिस्टोन प्रोटीन किसके अंदर सिंथेसाइज होती है। तो हिस्टोन प्रोटीन किसके अंदर सिंथेसाइज होता है, जो आपका हिस्टोन प्रोटीन है, जो हिस्टोन प्रोटीन है, वेट अ मिनट, देखो जो हिस्टोन प्रोटीन्स है वो सिंथेसाइज होते हैं sorry for the technical issue dear students, wait a second। देखो क्वेश्चन क्या है, हिस्टोन प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन, तो वापस से चला लेते हैं एक बार। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि हिस्टोन प्रोटीन किसके अंदर सिंथेसाइज होता है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन का सिंथेसिस सबसे ज्यादा G2 फेज के अंदर देखने को मिलता है। कौन से फेज के अंदर, G2 फेज के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, कौन से फेज के अंदर देखने को मिलता है, G2 फेज के अंदर देखने को मिलता है। तो जितने भी हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे वो कौन से फेज के अंदर देखने को मिलेंगे, आपके कौन से फेज में देखने को मिलेंगे, जितने भी हैं दैट इज आपके G2 फेज में। तो सारे के सारे जो अदर्स प्रोटीन का सिंथेसिस होगा वो G2 फेज के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो एस फेज है, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन्स जरूरी होते हैं डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, हिस्टोन प्रोटीन का ज्यादा सिंथेसाइज देखने को मिलता है, दैट इज इन एस फेज। क्लियर है कि हिस्टोन प्रोटीन जो हैं वो सबसे ज्यादा कौन से फेज के अंदर देखने को मिलते हैं, एस फेज के अंदर देखने को मिलते हैं। और G2 फेज के अंदर जो अदर प्रोटीन है उनका सिंथेसिस देखने को मिलता है। ठीक है, अदर प्रोटीन का सिंथेसिस ज्यादा देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है karyokinesis is defined as, so as in the previous classes we discussed that कि जब भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रप्चर्ड होगी उसको क्या बोला जाएगा, उसको कैरियोकाइनेसिस बोला जाएगा। तो ऑप्शन 1 है डिवीजन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, ऑप्शन 2 डिवीजन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑप्शन 3 डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का जब डिवीजन हो रहा है तब उसको क्या बोला जा रहा है, साइटोकाइनेसिस बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, दैट इज साइटोकाइनेसिस। लेकिन जब किसका डिवीजन होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिवीजन होगा, तब उसको क्या बोला जाएगा, कैरियोकाइनेसिस बोला जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा, दैट इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस and which is very important for your paramedical examination as well as NEET examination। तो ध्यान दीजिए कि जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिवीजन होता है उसको कैरियोकाइनेसिस बोला जाता है, और जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तो उसको साइटोकाइनेसिस बोला जाता है। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सेल्स which are not dividing are not likely to be at, कि जो सेल्स डिवाइड नहीं होते, ठीक है, सेल्स which are not dividing वो किसके अंदर आएंगे। तो मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि जो जी नोड फेज है उसके अंदर वो सेल्स आते हैं, ऐसे सेल्स आते हैं जो कभी भी डिवाइड नहीं होते। ठीक है, कभी भी नॉट डिवाइडेबल, ठीक है, जो कभी भी डिवाइड नहीं होते हैं, जो कभी भी डिवाइड नहीं होते, वो कौन से फेज में आते हैं, जी नोड फेज के अंदर आते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, दैट इज जी नोड फेज। की जो सेल्स हैं जो कभी डिवाइड नहीं होते वो कौन से फेज में रहते हैं, दैट इज जी नोड फेज। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, माइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ठीक है, अपन पढ़ चुके हैं दोनों में डिफरेंस, माइटोसिस में और मियोसिस के अंदर। देखिए माइटोसिस में पेरेंट सेल से डॉटर सेल बन रहे हैं दो, ठीक है, और कैसे बनते हैं, डिप्लॉइड बनते हैं। कैसे बनते हैं कि पेरेंट सेल्स भी डिप्लॉइड हैं और उनके डॉटर सेल्स भी डिप्लॉइड हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, इक्विटेबल डिवीजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इक्विटेबल डिवीजन बोला जाता है।
मियोसिस के अंदर जो सेल्स हैं वो डॉटर सेल बनाता है कितने, 4। मतलब उसके जो पेरेंट सेल हैं वो क्या कर देता है, डिप्लॉइड से 4 हैप्लॉइड बना देता है। ठीक है, पेरेंट सेल डिप्लॉइड से 4 हैप्लॉइड सेल्स बना देता है। तो इसलिए माइटोसिस को क्या बोला जाता है, इक्विटेबल डिवीजन बोला जाता है, क्योंकि पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स बनने वाले कैसे होते हैं, डिप्लॉइड ही होते हैं। कैसे होते हैं, डिप्लॉइड ही होते हैं। क्लियर हो गया। तो डियर इसी तरीके से आप अपना कंसेप्ट क्लियर करते रहिए। आपका कंसेप्ट क्लियर है तो यू कैन इजीली सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में देख लीजिए, अगर आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो डू मोर हार्ड वर्क एंड यू कैन अचीव योर ड्रीम। ठीक है, आप जितना ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे आप अपने ड्रीम को उतने ही जल्दी अचीव करेंगे। तो डियर कीप इट अप, आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करते रहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।